360 में। Children are used as human pawns by vicious coyotes and ruthless gangs. अमेरिका मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए सदर ट्रंप का कौम से गैर मामूली खिताब। अफगान अमन अमल के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद एक बार फिर खित्ते के दौरे पर। और कबाड़िया से रियलिटी टीवी स्टार कैसे बना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। शुरू करेंगे वाशिंगटन से। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम टाइम टेलीविजन की मामूल की नशरियात रोककर मेक्सिको के साथ सरहद पे दीवार की तामीर की जरूरत पर मंगल की रात कौम से गैर मामूली खिताब किया। इस दीवार की तामीर पर सदर और डेमोक्रेट्स के दरमियान इख्तलाफ के बायस आज 19वें रोज भी वफाकी हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद है। इस वक्त तफसीलात के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद के पास जो कैपिटल हिल पे मौजूद हैं। असद, क्या कहना है अब सदर का और फिर जवाब में डेमोक्रेट्स का? जी सारा, सदर की जानिब से कल वाकई आपने सही कहा, काफ़ी गैर मामूली खिताब किया गया। नॉर्मली ये नॉर्मल स्टांसेस नहीं होते इस तरह के, और जो उनकी तरफ से ख़ास तौर पे सामने आया, जो इससे पहले बात हो रही थी कि इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी सदर ट्रंप की जानिब से, जिसमें वो कांग्रेस को बाईपास करके मैक्सिको बॉर्डर पे जो दीवार है उसको तामीर कर सकते हैं और उसका हुक्म जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कल इमरजेंसी की बात नहीं की। इससे पहले काफ़ी हद तक जो एनालिसिस हो रहा था वाशिंगटन में, उसमें इस हवाले से बातचीत हो रही थी। उसके अलावा भी जो उनकी जानिब से कहा गया, उसमें ब्लेम सर्टनली उन्होंने किया कि इस हवाले से डेमोक्रेट्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं जो अमरीकी कौम की सिक्योरिटी है उसको दाव पे लगाने के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक कि उन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने इस बहरान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपने बहादुर बॉर्डर एजेंट्स को वो आलात फराहम करने से इनकार कर दिया है जो हमारे खानदानों और मुल्क की हिफाजत के लिए इंतहाई जरूरी हैं। वफाकी हुकूमत सिर्फ एक वजह से बंद है और वो ये कि डेमोक्रेट्स सरहदी सलामती के लिए फंड नहीं दे रहे। Because Democrats will not fund border security. और 9 मिनट के इस खिताब में जो सदर ट्रंप ने कल कौम से किया, उसके बाद डेमोक्रेट्स ने भी जवाबी इसमें जो है उसके जवाब जो थे वो दिए, और उस हवाले से उन्होंने कहा कि सदर जो हैं वो कोई जिम्मेदाराना सोल्यूशन जो है वो नहीं निकाल रहे, कोई मुनासिब सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, और इसमें सिर्फ वो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ज़ाया करने की कोशिश कर रहे होंगे। नैंसी पेलोसी इस हवाले से क्या कह रही थी, आइए देखते हैं। सदर अपने जुनून की वजह से अमरीकी टैक्स दहिंदगान के अरबों डॉलर्स को इस महंगी और गैर मौसर दीवार पर लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये वही दीवार है जिसके लिए वो हमेशा कहते थे कि इसके अखराजात मेक्सिको अदा करेगा। और सदर ट्रंप की जानिब से इससे पहले भी जिस तरह से बात की गई कि मेक्सिको बॉर्डर जो है उस पर जो दीवार बनेगी वो मेक्सिको के बजट से पे किया जाएगा, मेक्सिको उसके अखराजात अदा करेगा। दूसरी तरफ वाशिंगटन में जुज़वी शटडाउन है, जिस हवाले से हम देख रहे हैं कि अभी तक 8 लाख मुलाजमीन जो है वो मुलाजमतों पर नहीं आ रहे। आज तकरीबन 19वां दिन है इस शटडाउन का। आज सदर ट्रंप की एक खासी अहम मीटिंग है, उससे देखेंगे ऑनवर्ड्स कि क्या सोल्यूशन निकलता है। ऑलराइट, असदुल्ला खालिद हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू असद। तो जिस तरह हम बात करें कि अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान जो सरहद है उस पर दीवार एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है। ये सरहद है कैसी, आइए आपको दिखाते हैं। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के मुताबिक अमेरिका की जो जनूबी सरहद है मेक्सिको के साथ, ये 3142 किलोमीटर लंबी है। अब सरहद के साथ साथ तकरीबन 1000 किलोमीटर पे तो पहले से ही रुकावटें लगी हुई हैं, जो आप नीले रंग में इस वक्त देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब ये कहीं पे बाढ़ लगी हुई है, कहीं जंगला है, कहीं दीवार बनी हुई है, और 1600 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसका, उस पे सदर पहले तो कंक्रीट की दीवार बनाने की बात कर रहे थे, अब वो स्टील का जंगला लगाना चाहते हैं, और जो रकम जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं $5.5 अरब, वो भी अभी इसके सिर्फ कुछ ही हिस्से को कवर करने के लिए है। तो बाकी के जो तकरीबन 500 किलोमीटर इस सरहद के हैं वो रुकावटों की, खासतौर पे कुदरती रुकावटों की वजह से, क्योंकि वहाँ पहाड़ हैं, दरिया है, जंगलात हैं, इस बिना पे भी और कुछ दीगर वजूहात की बिना पे भी उस हिस्से पे कुछ बनाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान जो सरहद है वो बहुत ही मसरूफ बॉर्डर भी है। इस पे मौजूद हैं 56 चौकियाँ जिनसे रोज़ाना 10 लाख लोग और तकरीबन 4 लाख गाड़ियाँ अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान आती जाती हैं। और अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के मुताबिक 2018 के भी पहले 11 माह के दौरान तकरीबन 4 लाख अफराद को गैर कानूनी तौर पे अमेरिका दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अब ये जो बॉर्डर है इस पे इस वक्त भी तकरीबन 5000 लातीनी अमेरिकी तारकीन वतन पिछले कई हफ्तों से मौजूद हैं जो अमेरिका में पनाह हासिल करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये इशू जो है बिल्कुल इस वक्त स्पॉटलाइट में है।
सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की रूस से मुबैना साजबाज की तहकीकात अपनी जगह जारी हैं और अब अदालती दस्तावेजात से ये बात सामने आई है कि सदर की इंतखाबी मुहिम के साबिक मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट ने एक ऐसे शख्स को पोलिंग से मुताल्लिक डेटा भेजा था जिसका ताल्लुक रूसी इंटेलिजेंस इदारों से है। तहकीकात से मुंसलिक वकला का कहना है कि मैनाफोर्ट इस तबादले के बारे में झूठ बोलते रहे। ताहम मैनाफोर्ट के वकला ने इन इल्जामात पर बहस न करने का फैसला किया। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक रूस ने 2016 के इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश की थी और अब ये देखा जा रहा है कि सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने भी रूस से मदद लेकर फ़ायदा उठाने की कोई कोशिश की थी या नहीं। अफगान अमन अमल के लिए अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद एक मरतबा फिर खित्ते के दौरे पे हैं, जहाँ वो 21 जनवरी तक भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन में आला क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। इस माह अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर मुनक़्क़िद करवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब अफगान अमन जरगे के सरबराह उमर दाऊदज़ई पाकिस्तान में हैं और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे हमारी मेहमान साबिक अमरीकी सिफारतकार एम्बेसडर रॉबिन रेफल से, जो कि अफगानिस्तान में अमन के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी यानी गैर सरकारी सतह की कोशिशों में अहम किरदार अदा करती आई हैं। एम्बेसडर रेफल, वेलकम टू व्यू 360. So first I want to start with some comments that President Trump has made recently after he questioned American presence in Afghanistan and indicated his desire to leave. There's a concern growing in various circles that now talks with Taliban are jeopardized because they can see that America wants to leave quickly, and this has weakened Washington's positions in these talks. What's your take on this? Look, the president did make a statement indicating that he'd like to withdraw some of the troops from Afghanistan. But really, that's no surprise. He campaigned on wanting to get out of Afghanistan. So it doesn't really change anything. And there has been no order, no started withdrawal or anything of that kind. So I think what needs to happen now is Ambassador Khalilzad needs to use this indication of the president's view to say to the Taliban, look, we're willing to put the troop levels on the table. Let's discuss it. All right. So एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि जहाँ तक सदर ट्रंप के इस बयान की बात है कि वो अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला चाहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान भी यही बात की थी, लेकिन अब एक मुमकिन चीज़ ये हो सकती है कि एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्रूप्स का यानी फ़ौजियों की जो तादाद अफगानिस्तान में रखी जाएगी या जो उनका इनखला है उसके बारे में बातचीत को टेबल पर ले आएँ और तालिबान के साथ इस बात पर मुज़ाकरात भी करें। Ambassador Rafel, Afghans, according to the reports that we're getting and also what we're seeing their senior officials saying on Twitter, is that they're upset that the U.S. is negotiating with the Taliban by itself and that the Afghan government is not present anywhere in this. Taliban are calling the shots. How do you overcome this problem? Well, I think all the analysts have been saying for some time now that there are three elements to this process. One is the U.S. talking directly to the Taliban. Another is the intra-Afghan dialogue, Afghan parties all talking together, including the Taliban, the government, and so on. And then finally, the regional dimension. Mm-hmm. So what's happening now is Ambassador Khalilzad is working on the first aspect of this, U.S.-Taliban talks, and on the third, engaging various regional actors. Mm-hmm. But the whole discussion on a political dispensation in Afghanistan, we've always recognized the U.S. government and others needs to take place among Afghans. All right. So एम्बेसडर रेफल जी कहती हैं कि जहाँ तक अफगानिस्तान में सियासी मफाहमत की बात है तो अमेरिका भी यही बात तस्लीम करता है कि इस बारे में अफगान्स को ही तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए, मुल्क के अंदर ही ये बात होनी चाहिए। लेकिन जो टॉक्स हो रही हैं उनके तीन कह लीजिए के एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि अमेरिका खुद बात करे तालिबान के साथ, दूसरा ये है कि अफगान हल्के आपस में बात करें, और तीसरा ये है कि जो रीजनल पावर्स हैं वो भी इस इशू पर बातचीत करें, और जो खलीलजाद हैं वो इन्हीं अवामिल को लेके आगे चल रहे हैं। एम्बेसडर रेफल, व्हाट वुड बी अ गुड इनफ सोल्यूशन for the United States to come to a good enough agreement to come to with Taliban that would then change the present scenario and basically start the withdrawal of troops, and we would see a different situation in Afghanistan than what's happening right now? What's a good enough get? Well, we have to go back to what the original U.S. goal was in going into Afghanistan in the first place. It's about security. It's about ensuring that Afghanistan can never again become a place from which terrorist international groups
would attack the United States. So that's the goal. Now, what it will take to ensure that is what these discussions are ultimately about from the U.S. perspective. But what if, I mean, what we're hearing is that the Afghans, the Taliban also only want to talk about troop withdrawal, and they're not giving any guarantees that then they would not go to war with other factions within Afghanistan. So if they're not giving any type of these guarantees, then how can the United States ensure what will happen afterwards? And to what extent do you expect that the Taliban would also keep their promise, even if they say now that we will not let Afghanistan become a base for any future terror attacks on any other country? How much can you trust them? Well, it may not even be a question of trust. It may be a question of capacity. And I think people on the American side are rightly concerned that even if the Taliban say and mean that they no longer want any association with al-Qaeda or international terrorist groups, how are they really going to guarantee that? And I think that is a key issue on the agenda for the discussions that Ambassador Khalilzad's having with the Taliban. All right. So Ambassador Raifel कहती हैं कि एक तो अमेरिका का बुनियादी मकसद यही है कि वो मुज़ाकरात के जरिए इस नतीजे पे पहुंचे, इस सूरत हाल पे पहुंचे कि अफगानिस्तान मुस्तकबिल में एक दहशतगर्दों की आमाजगानी बनेगा, एक ऐसी जगह नहीं बनेगा जहां से खास तौर पे अमेरिका पे कोई बड़ा दहशतगर्द हमला स्टेज किया जा सके। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि तालिबान पे कितना भरोसा किया जा सकता है कि वो ये वादा अगर करेंगे भी तो उसको निभाएंगे भी, तो एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि यही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तालिबान की कैपेसिटी तो देखी जाएगी कि वो क्या बैरून मुल्क हमला करने की के लिए सलाहियत रखते हैं या नहीं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या वो दूसरे ग्रुपों के साथ किसी किस्म के ताल्लुक खासतौर पर अलकायदा या दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात रखते हैं या नहीं। Ambassador Raifel, let's talk a little bit about Pakistan as well. One of the questions that many people in Pakistan are now asking is that Pakistan was always accused of supporting the Taliban. But now when America is negotiating with the Taliban, it's trying to have an exit strategy now and is asking for Pakistan's help, and Pakistan has actually been able to help organize talks. Was Pakistan right all along in having strategic contacts with the Taliban? Was that the right calculation on Pakistan's part? Well, it's one thing to have contacts. It's another thing to allow the Taliban to operate freely over the border. And at some points over the last decades, that has certainly been the case, that the Taliban were able to move freely and launch attacks. So these are two separate things, contacts with the Taliban and allowing them to operate. But I do think, to your main point here, that of course it is good that Pakistan has had a relationship with the Taliban. Others have as well. The Iranians have, the Saudis have, UAE has. And to a degree, at various points in the past, the United States has. So, yes, contacts and ability to talk is a very key to moving forward here. All right, so एम्बेसडर रेफल जी कहती हैं कि राबते रखना तालिबान के साथ एक बात है, लेकिन उनको बॉर्डर के आर पार जाने की इजाज़त देना और जिसकी वजह से वो सरगर्मियों में अपनी जो सरगर्मियां हैं अफगानिस्तान के खिलाफ वो जारी रख पाए, ये एक दूसरी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी बात है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान ने भी ताल्लुक़ रखा, दीगर मुल्कों का भी, उन्होंने सऊदी अरब का नाम भी लिया और साथ में ये भी कहा कि अमेरिका के भी माजी में राबते रह चुके हैं अफगान तालिबान के साथ, तो ज़रूरी यही है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे और उसके लिए ताल्लुकात जो हैं वो किसी न किसी सतह पर जो हैं कायम रखे गए हैं माजी में भी, और ये रखना ज़रूरी भी है। एम्बेसडर रेफल, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन ने अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है कि शाम से अमरीकी फ़ौज की वापसी के बाद तुर्की कुछ जंगजुओं को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कुछ जंगजू अमेरिका की मदद से दाइश के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन तुर्की इन्हें अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझता है और शिमाली शाम में इनके खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। तुर्क पार्लियामान से खिताब में सदर अर्दोआन ने कहा कि दाइश और कुर्द जंगजुओं में उनके लिए कोई फ़र्क नहीं और वो सदर ट्रंप से इस मामले पर बातचीत कर चुके हैं। कॉमेडी बन रही है पाकिस्तान में नौजवानों का नया पेशा, इस पे आप रिपोर्ट देख सकेंगे शो में कुछ ही देर में। ऑस्ट्रेलिया में वाक़ पाकिस्तान, यूनान, फ्रांस और हांगकांग की सिफारती इमारतों में अब से कुछ ही देर पहले खबर मिली कि मुश्तबा पैकेट मौसूल हुए हैं। इस खबर की तफसील समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। इसके अलावा आपको हमारा तमाम तर कॉन्टेंट मिलेगा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहाँ हम आपके लिए बहुत से मुनफरिद और दिलचस्प फेसबुक लाइव इंटरव्यूज़ भी लेकर आते हैं।
بدلتے دور کے ساتھ بدلتے پروفیشنز، کامیڈی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پاکستان میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کا رجحان فروغ پا رہا ہے، بغیر اسکرپٹ کے مجمع کے سامنے آنا اور پھر ایسی بات کہنا جس پہ لوگ ہنسے بغیر نہ رہ سکیں۔ اب کسی دور میں تو ایسا کرنے والوں کو میراثی کا خطاب ملتا تھا، لیکن اب پڑھے لکھے نوجوان بھی یہ فن بطور پیشہ اپنا رہے ہیں۔ مگر کیا مزاح کے اس انداز کے بارے میں معاشرے کی سوچ بھی بدل رہی ہے؟ اس بارے میں دیکھتے ہیں سمن خان کی یہ رپورٹ۔ آج کل کے دور میں لوگوں کو ہنسانا، انہیں خوش کرنا یا پھر ان سے داد وصول کرنا قدرے مشکل کام ہے، لیکن یہاں کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کام چیلنج کے طور پر لیا ہے۔ وہ کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ جب سے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، نہ جانے مجھے کٹوں بھینسوں ٹکڑیوں سے محبت۔ لوگوں سے بھرے ہال میں اسٹیج پر کھڑے ان نوجوانوں کا کام ہے خود ہنسے بغیر حاضرین کو ہنساتے جانا، اور اگر یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو کہلاتے ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈین۔ نہانے جب بھی جاؤں ایک بات تھی منہ میں آنی، او بینس ایڈا ٹھنڈا پانی۔ جو ہماری پرفارمنس ہوتی ہے لگ بھگ 1.25 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس میں سے جو 20% پارٹ ہوتا ہے ہمارا وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، جس کو اسکیچ کامیڈیز کہتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہم نے خاکے سے بنائے ہوتے ہیں۔ باقی جتنی بھی ساری گیمز ہیں وہ امپرووائزیشنل ہوتی ہیں، اسی وقت فل بدی کرنا ہوتا ہے آپ کو سب کچھ۔ پاکستان تحریک کامیڈی کے نام سے ملک کے مختلف شہروں میں کام کرنے والا یہ گروپ حاضرین سے ہی موضوع پوچھتا ہے اور پھر بغیر کسی دیر کے لگ جاتا ہے کام پر۔ مجھے اچھا لگتا ہے کامیڈی کرنا، لوگوں کو ہنسانا، اور میرے نیچرلی اگر میں کسی سچویشن کو آبزرو کرتا ہوں تو وہ کامک وے میں اس کو سوچتا ہوں، امیجن کرتا ہوں۔ آپ نے ایک پنچ لائن دی ہے اور آگے سے آپ کو آڈینس کا رسپانس نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جوک فنی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کو دوبارہ اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کامیڈی یہاں پرفارم کرنے والے بیشتر نوجوانوں کا واحد ذریعہ معاش نہیں، لیکن شوق کی تسکین اور نام بنانے کا ایک راستہ ضرور ہے۔ کچھ ایکٹرز ہیں جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، فیس بک کے تھرو آ جاتے ہیں، دے کانٹیکٹ اس اینڈ دین وی ہیو اے اسمال آڈیشن، یو کین کال اٹ آڈیشن، بٹ ریہرسلس پہ ہم کو بلا لیتے ہیں۔ کوشش ہے کہ اس کو ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے، جتنی بھی ہماری پرفارمنسز لائیو ہوتی ہیں ہر جگہ پہ ان کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ۔ معاشرے کا کامیڈی کرنے والوں کی جانب رویہ بدل رہا ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ اب بہت سے تعلیمی اور کارپوریٹ ادارے خود کامیڈی ایونٹس منعقد کرانے لگے ہیں۔ جب آپ بھینسوں کو دودھ دینے کے لیے آپ ان کے گروپ سے الگ کرتے ہو تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ اسی وقت بہت ہی حاضر دماغی کے ساتھ پلان کی گئی، پرفارم کی گئی، اور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے انوالوڈ ہیں اپنے کام میں۔ تو نہیں سوتا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں پرفارم کرنے والے ان کامیڈینز کی خواہش ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپنا ٹیلنٹ لے کر جائیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہنسی کے فوارے نہ چھوٹیں تو کہنا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ یہ تھے کچھ ٹیلنٹڈ پاکستانی نوجوان، اور ہنر کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بڑا انوکھا ہنر آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہ ہے کباڑ میں سے قیمتی شے نکالنا۔ ایک بہت ہی منافع بخش ہنر ہے یہ، اور ریالٹی ٹی وی کے دور میں تو کچھ لوگوں کے لیے شہرت کا ایک ذریعہ بھی۔ جنک یارڈ امپائر امریکہ میں ایک ایسا ہی ایک ٹی وی شو ہے جو کباڑ خانہ چلانے والے ایک باپ اور بیٹے کی زندگی پہ مبنی ہے۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کباڑیے سے سٹار کیسے بنا جاتا ہے۔ 5000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا یہ کباڑ خانہ تباہ شدہ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور کشتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک عام دیکھنے والے کے لیے شاید یہ کوئی افسردہ منظر ہو، لیکن اینڈی کوہن کے لیے یہ ایک خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک کباڑ خانہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کباڑ جمع کیا ہے، تو مجھے مختلف اشیاء اچھی لگتی ہیں، جیسا کہ کام آ سکنے والی کسی ایسی چیز کی مرمت کرنا جسے پھینکنا نہیں چاہیے۔ اس کباڑ خانے میں ہر ہفتے تقریباً 200 پرانی گاڑیاں آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اسپیئر پارٹس بیچنے کے کام آتی ہیں، کچھ مرمت ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ مرمت کے قابل نہیں ہوتی۔ اینڈی کے والد بابی نے 50 سال پہلے یہ کاروبار شروع کیا تھا، اور ابھی بھی وہ ہر صبح یہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں بہت مزہ ہے۔ حالانکہ اب یہ کام بہت زیادہ مقابلے کی وجہ سے کافی مشکل ہو گیا ہے، اور خاص طور پر انٹرنیٹ آنے سے ہمیں کافی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت مزے کا کام ہے۔ باپ اور بیٹے کے کام کا انداز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔
हम एक लंदन कैब लेकर आए जो कि फेंक दी गई थी। ये मेरे वालिद का प्रोजेक्ट था, मैं नहीं चाहता था कि वो ये काम करें। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर जो भी मैंने कहा उसका उलट किया। मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किया। उन्होंने इस कार पर बहुत पैसा खर्च किया है और आखिर में वो चली भी नहीं। इस गैर मामूली खानदानी कारोबार ने एक टीवी स्टेशन को मुतासिर किया और यूं कोहन खानदान के जंकयार्ड एम्पायर को डिस्कवरी चैनल के एक झैली नेटवर्क पर पेश किया गया। In my world, there's no idea too crazy. My empire. And there's hundreds of junkyards throughout the United States. अमेरिका में इस तरह के सैकड़ों कबाड़ खाने हैं, लेकिन हमारी इनफरादियत इसका खानदानी बिजनेस होना है और मुझे लगता है कि यही लोगों को अच्छा लगता है। शायद वो इसमें एक ताल्लुक महसूस करते हैं। जो गाड़ियां कोहन के कबाड़ खाने में पहुंचती हैं उनको एक बार फिर जिंदगी जीने का मौका मिलता है। And this was a salvage car. हमारे पास एक रोल्स रॉयस है जो कि जंक यार्ड के शो में भी दिखाई गई थी। ये एक तबाहशुदा कार थी जो एंडी ने खरीदी और फिर हमने इसको दोबारा चलती हालत में बहाल किया। एंडी कोहन ने इस मुनफरिद कार को खुद बहाल किया, लेकिन इसके बावजूद वो इसको कुछ ज्यादा चला नहीं पाते, क्योंकि बावजूद इसके कि ये एक खूबसूरत कार है, इसके इंजन की आवाज बहरा कर देने वाली है और उन्हें डर है कि हमसाए इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैक्सिम मॉस्कोवोव के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और आखिर में ये कॉकरोच, इन्हें देख के घिन तो आती है, लेकिन चाइना में ये एक बहुत मुनाफा बख्श कारोबार भी बन चुके हैं। मजीद देखते हैं कॉकरोचेस इस रिपोर्ट में। ये कारोबार कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, लेकिन हर जगह पाए जाने वाली ये लाल बेग अब चीन में अच्छी कमाई का जरिया है। इस जगह अमेरिकन कॉकरोच की किस्म की अफजाइश की जा रही है। उन्हें रिवायती चीनी हेल्थ टॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाएगा। अफजाइश नस्ल के इस पूरे मकाम को अमेरिकी कॉकरोचों के माहौल के मुताबिक बनाया गया है। लाल बेग ऐसी जगहों में रहना पसंद करते हैं जहां बहुत से सुराख और शगाफ हों, इसीलिए हमने ये बनाए हैं। हम इन्हें चिप्स कहते हैं। कॉकरोच इन शगाफों से भरी हुई जगहों में रहते हैं। कंपनी के मुताबिक कॉकरोचों का अर्क निकाला जाता है और फिर इसे मैदे के अल्सर और जिल्द के जख्मों के इलाज के लिए बेच दिया जाता है। खराब हुए खाने को जानवरों को खिलाने पर पाबंदी लगने के बाद लाल बेगों की इस पाबंदी के तोड़ के तौर पर अफजाइश की जा रही है और अब खाने का फुजला लाल बेगों को खिलाया जाता है और फिर ये लाल बेग मवेशियों को। पहले तो ये कि कॉकरोच बावर्ची खाने के कचरे को बहुत जल्द ठिकाने लगा देते हैं। मसलन खाने के फुजले से भरा सेल ये 2 घंटे में चट कर जाते हैं। दूसरे ये कि ये बावर्ची खाने का कचरा खत्म करके खुद आला दर्जे की प्रोटीन खुराक बन जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कचरे को काम में आ सकने वाली अशिया में ढाल लिया जाए। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि लाल बेगों की रसाई उनके घर तक हो, यही वजह है कि इस इमारत को जेल की तरह बनाया गया है। इसके इतराफ में पानी छोड़ दिया गया है जिसमें कॉकरोच खाने वाली मछलियां हैं ताकि ये मकोड़े यहाँ से भाग न सकें। ये बिजनेसमैन प्रोटीन से भरपूर कॉकरोचों का कारोबार करते हैं और इनके मुताबिक ये किसी भी खाने का बेहतरीन हिस्सा है। लोगों को अजीब लगता है कि मैं ये कारोबार करता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने अपना पिछला बिजनेस क्यों छोड़ा। मेरे ख्याल में इसके बहुत से फायदे हैं और ये माशरे के लिए भी अच्छा है और फिर माशरे कदर भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव के दूसरे लोगों को भी इस जानिब रागिब करूँ अगर वो ऐसा करना चाहते हैं। और हालांकि इन्हें इंसान खा सकते हैं, लेकिन इनका छोटा से ये फार्म ज्यादातर मवेशी पालने वाले किसानों को कॉकरोच बेचता है। केविन इनॉक के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसके बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का व्यू 360। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, खासतौर पे इस रिपोर्ट के बारे में। उसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। खबरें आपको मिलेंगी urdu.voa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।